अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैन यू हेयर मी? आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है? थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट फास्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माय नेम इज़ अलीज़ा नूर और मैं डाइटिशियन हूँ और तकरीबन 1 साल होने वाला है या 1 साल हो गया है। आई एम डूइंग माय ब्लॉग और इंस्टाग्राम ऑफ डाइट। ओके, अबाउट NHS जो नवाइस हेल्थ केयर सोसाइटी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक सोसाइटी है जो डिफरेंट गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट करती है फ्रॉम डिफरेंट मेडिकल फील्ड्स, और ये ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो हम बुक्स से नहीं लर्न कर सकते, जो सिर्फ हम प्रैक्टिस से करते हैं या जो हम इंस्टीट्यूट्स में लर्न नहीं कर सकते। ओके, तो ये NHS का ब्रीफ सा आपको इंट्रोडक्शन था। तो टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग होता क्या है? इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये है कि आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड होता है, इसके लिए आप खाना बंद कर देते हैं। यू स्टार्व योरसेल्फ बेसिकली, एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट विंडो होती है जिसके अंदर आप बेसिकली खा सकते हैं। लॉन्ग पीरियड के लिए आपने फास्ट करना है और थोड़ी सी शॉर्ट पीरियड के लिए आपने खाना है। अब इसकी बहुत डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमारी बॉडी में हो क्या रहा होता है, व्हाट गोज़ बिहाइंड इट। ठीक है, होल फैट बर्निंग प्रोसेस में हमने क्या नोटिस करना है अपनी बॉडी में, जो हमारी चेंजेस आती हैं। सबसे पहले जो स्टेज होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग की, सबसे पहली जो स्टेज होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग की, उसके अंदर एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। वो स्टार्ट हो जाता है कि आपकी बॉडी के जो ग्लाइकोजन के स्टोर थे वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं ग्लूकोज में, एंड दिस स्टार्ट्स ऑलमोस्ट आफ्टर 12 आवर ऑफ स्टार्विंग। लाइक अगर हम रात बहुत देर भी सोते हैं ना अगर, तो ये प्रोसेस तभी स्टार्ट हो जाता है 12 आवर्स अगर आप स्लीप में जाएँ तो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आफ्टर 18 आवर्स, जिसे हम कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ फास्टिंग। सेकंड स्टेज ऑफ फास्टिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की लेवल स्लो होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल स्लो होना शुरू हो जाते हैं और जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये दो जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके वेट लॉस के साथ। जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होगा, एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं ऑटोफेगी, वो बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर बॉडी अपने ही डैमेज सेल्स, अपने म्यूटेटेड सेल या फिर डैमेज जीन्स, वो खुद डाइजेस्ट करना शुरू हो जाती है। सेल्स अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाते हैं अगर वो डैमेज हैं। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि आपकी बॉडी में से टॉक्सिक्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, डिटॉक्सीफाई होना शुरू हो जाती है। एंड द सेकेंड बेनिफिट इज़ लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन ब्लड के अंदर लो होगा तो इसका ये मतलब है कि आपका वेट लॉस शुरू हो गया। इंसुलिन बॉडी में कब आता है? जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज होता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज होता है। बेसिकली जब भी आप कुछ खाते हैं आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि आपने इंसुलिन, पेनक्रियाज जो हमारे लीवर हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ताकि वो ग्लूकोज आप ब्लड से पिक करेगा इंसुलिन, और वो आपके सेल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। जब इंसुलिन लेवल लो होते हैं, इफ़ यू आर गेटिंग मी, जब इंसुलिन लेवल लो होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका वेट लॉस का प्रोसेस शुरू हो गया। एक तो ग्रोथ हार्मोन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, दूसरी बात यह है कि आपका इंसुलिन लेवल लो हो गया है, तो आपकी फ़ैट बर्निंग शुरू हो गई है। आफ्टर ऑलमोस्ट 48 आवर्स या 56 आवर्स, यानी कि जो चौथा या पाँचवा दिन होता है हमें फास्टिंग करते हुए, उसके अंदर ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर एक और प्रोसेस है जिसे कहते हैं कीटोजेनेसिस या कीटोसिस कहते हैं जिसे। इसके अंदर ये होता है कि जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो एनर्जी के लिए यूज़ करना शुरू कर देता है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है क्योंकि कीटोन बॉडीज़ जो है वो टॉक्सिक होती हैं।
जब वो बॉडी के अंदर वो स्टोर होती रहती हैं, वो टॉक्सिसिटी करती रहती हैं, वो फैट्स को बढ़ाती रहती हैं। लेकिन फास्टिंग में कीटोन बॉडीज़ एनर्जी के तौर पे यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से हमें कुछ नहीं आ रहा था। इट इज़ फास्टिंग इज़ बेसिकली कि योर बॉडी इज़ लिविंग ऑन योर ओन फैट्स। आपकी बॉडी अपने ही न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर रही है और अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ये आपको प्रोसेस समझ आ गया कि फ़ैट बर्निंग ऐसे होती है। ग्लाइकोजन के स्टोर्स कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज में, कीटोसिस हो रही है, कीटोन्स बॉडीज कन्वर्ट हो रही हैं एनर्जी में, और बॉडी वो एनर्जी यूज़ कर रही है आपके डिफरेंट प्रोसेस में, आपकी हार्ट बीटिंग में, आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम में, आपकी डाइजेशन में, हर तरह की जो प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, आपकी एनर्जी आपकी अपनी बॉडी से आएगी। योर बॉडी इज़ ईटिंग इट्स ओन फैट। अब इसके बाद जो फास्टिंग का बेसिकली मेथड क्या है, एक तो जो हम मुसलमान रोज़ा रखते हैं, आई थिंक वो सबसे बेस्ट होता है कि आप 15 to 16 और 17 जितना भी रोज़ा होता है कि आप रोज़ा रख रहे हैं, इसके बाद आप इफ्तारी करते हैं। और लेकिन उसमें हम ये गलती करते हैं कि हम इफ्तारी में बहुत ज़्यादा फैट्स ले लेते हैं, ऑयली चीज़ें ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता। इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होता है कि जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहला जो है वो 16:8। इसका ये मतलब है कि आपने 16 आवर्स लॉन्ग अपना फास्टिंग करनी है, और 8 आवर्स जो है आप इसमें खा सकते हैं 2 मील्स खा लें या 3 मील खा लें, लेकिन आपने ये खाने हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो है कि 20 आवर्स आपने फास्टिंग करनी है, 4 घंटे बाकी 24 में से आपके फास्टिंग कराएंगे। और एक और जो है उसके अंदर ये होता है कि आपने 24 आवर्स, अब आपने वीक के अंदर 2 दिन किसी भी रैंडमली 2 दिन आपने कोई भी ले लिया, 2 दिन के अंदर आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना। फॉर 24 आवर्स आपने कुछ नहीं खाया, फिर अगले 2-3 दिन आपने फुल डाइट लिया अपनी, और फिर एक पूरा 24 आवर्स के लिए आपने स्किप कर दिया। एक और जो इसके अंदर वो टाइप आती है वो आती है कि रैंडमली अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करना। ठीक है, एक और टाइप है इसके अंदर रैंडमली अपने ब्रेकफास्ट को आप स्किप कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपने मंडे को लंच लिया, आपने 3 मील्स लिया, मंडे को सारे मील्स लिए हैं, ट्यूसडे को आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है आपने, फिर थर्सडे को ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। इसलिए ये रैंडम सी हो जाती है, लेकिन ये भी फास्टिंग में आती है, क्योंकि आपने डिनर के बाद से लेके लंच तक आपने कुछ नहीं खाया होता। ठीक है, एक और जो डाइट है उसको कहते हैं वरियर डाइट, ये भी फास्टिंग में आ जाती है। इसके अंदर ये होता है कि आप सारे दिन के अंदर सिर्फ 2 मील्स लेते हैं। एक जो फर्स्ट जो मील ऑफ द डे होता है वो आप लेते हैं बहुत थोड़े से कैलोरीज जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन जो आप रात में मील लेते हैं वो एक बिग मील होता है, वो प्रोटीन्स होते हैं, उसके अंदर फैट्स होते हैं, उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें। ये मोस्टली आर्मी में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं वरियर डाइट, और ये इन जनरल यूज़ नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसमें फास्टिंग में यह आ जाता है कि फास्टिंग कर कौन सकता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल हैं, आप सोचेंगे आपने फास्टिंग करनी है, कि आप कर सकते हैं, आप सब फास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट जिन लोगों को प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं कर सकती, अंडरवेट लोग नहीं कर सकते, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर हैं वो नहीं कर सकती। और इसका ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके ऊपर इतनी स्टडी नहीं है इसके ऊपर, इसलिए वो कंट्रोवर्शियल है। अगर तो आप डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट हैं कि आप सारा दिन भूख बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ये भी होता है कि आपकी जो डायबिटीज़ की आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी उसकी डोसेज कितनी है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि आप इस डायबिटीज़ की डोसेज जो डोज़ है वो कम कर दें, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके अंदर ब्लड इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, वो हो जाएगा। तो इस डायबिटीज़ के पेशेंट को अमूमन ये करने से पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग से वेट लॉस होता ही है। इतना वेट लॉस कैलोरी डेफिसिट से भी नहीं होता, अगर आम डाइट हम कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करें उससे भी नहीं होता जितना इंटरमीडिएट फास्टिंग से होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक और जो बहुत बड़ा बेनिफिशियल है वो ये है कि जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होता है आपकी बॉडी में से, तो आपके फैट्स जा रहे होते हैं। जितनी भी आप डिफरेंट डाइट्स करते हैं उसके अंदर आपके मसल्स मैस कम होता है, आपके मसल्स फैट्स के साथ लाजमी कम होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट डाइट जो फास्टिंग है इसके अंदर आपके मसल्स, आपके किसी हद तक मसल्स स्टोर रहते हैं, और आपके
किसी हद तक आपके मसल स्टोर रहते हैं और ये अच्छा मैं ब्रेकफास्ट का बताती हूँ। आपके मसल स्टोर रहते हैं और आपके वाकई में फैट्स जा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप इसके साथ जो खा रहे हैं ना वो सही खा रहे हैं। मैं एंड पे खाने का बताऊँगी कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपने खाना कैसे है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी, अच्छा इसके अंदर ये पूछ रहे हैं, अच्छा ब्रेकफास्ट। अब मोस्टली लोग पूछते हैं कि हम ब्रेकफास्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्यों छोड़ते हैं। हम ब्रेकफास्ट इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में छोड़ते हैं कि ये इजी है। आप डिनर से जा रहे हो, आपने रात को अगर 11 बजे खाना खाया तो अगले दिन आप 4 या 5 बजे खाओगे, ठीक है। 16 आवर्स की आप अगर 16:8 रेशो करें तो करोगे। ये इसका फ़ायदा ये है कि आपने स्लीपिंग, आप सो रहे हो, आपका फास्ट चल रहा है। ब्रेकफास्ट की इम्पोर्टेंस इसलिए, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट से ये होता है वो होता है, नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ब्रेकफास्ट भी एक मील है, जैसे लंच है, जैसे डिनर है। इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ ये है कि अगर हम अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे तो हम सारे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, काम आसानी से कर सकेंगे। कुछ लोग ब्रेकफास्ट के बगैर नहीं कर सकते, कुछ लोग ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, ठीक है, ठीक। और इसका ये इसलिए ब्रेकफास्ट स्किप करना बेनिफिशियल है। अगर आप ऐसे बंदे हैं कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ब्रेकफास्ट स्किप करें। लेकिन अगर आप ऐसे कि आप ब्रेकफास्ट के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, तो फिर आप अपना ऐसे शुरू करें कि ब्रेकफास्ट के बाद आपने कुछ नहीं खाना। 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रात के 11 बजे फिर आपने जाके अपना फास्ट को ब्रेक करना है, ठीक है। और इसके अंदर इनटेक क्या कर सकते हैं आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में? आप वाटर ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट मिल्क, आप टी ले सकते हैं, उसमें भी आपने मिल्क यूज़ नहीं करना। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है एक जो आप ले सकते हैं वो है यखनी, वेजिटेबल ब्रोथ, चिकन ब्रोथ, किसी भी किस्म की यखनी आप इसके अंदर, सूप नहीं, जो यखनी होती है वेजिटेबल्स की, चिकन की, आप इसके अंदर बदल सकते हैं। अच्छा एक और कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि आप इसके अंदर जूस भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोई जूस नहीं ले सकते क्योंकि जूस में कैलोरीज होती हैं और आप कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट डाइट पे, जो ऐसी ड्रिंक जिसके अंदर आपको कैलोरीज नहीं मिल रहे वो आप इसमें ले सकते हैं। इवन आप अपनी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, अनलेस के वो फ्लेवर वाली ना हो, शुगरी ना हो, उनके अंदर कोई कैलोरी ना हो तो आप ले सकते हैं। लेकिन वो जो गमी वाली होती है ना, जो आप च्यू करते हैं, वो नहीं ले सकते क्योंकि वो अमूमन फ्लेवर वाली होती है। आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं, आप अपनी सप्लीमेंट ले सकते हैं, आप ये सब कुछ इसके अंदर ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो बेनिफिट, वेट लॉस के अलावा बेनिफिट क्या है इसके अंदर? एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो आता है आपका मेटाबॉलिक रेट, वो 25% इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप ये करेंगे 3 मंथ से ज़्यादा तो वो फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। हर डाइट का, फास्टिंग का यही होता है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, आपकी बॉडी जो है ना वो मेटाबॉलिक रेट को कम कर देगी, आपका वेट स्ट्रक हो जाएगा, आप वेट लूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके कैंसर से ये बचने का बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिक जितने बॉडी के अंदर वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने ही डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है। मैं वर्कआउट का भी बता देती हूँ। इसका एक और बेनिफिट ये है कि इंसुलिन लेवल को ये कम कर देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होती है, खास करके जो PCOS के पेशेंट हैं उनको ये मसला होता है कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जितना आपका लंबा फास्ट जाएगा इतना ज़्यादा आपकी इंसुलिन लेवल्स कम आएंगे। अगर आपने एक दिन फास्ट किया है, अगले दिन आप नहीं कर रहे तो इसका फ़ायदा नहीं है। आप करें तो आप कंटिन्यू करें 1 हफ्ते तक, 5 दिन, वीक में 5 दिन आप करें। इस तरह बॉडी एक कहते हैं उसको, अगर आपको ने कभी फास्टिंग में, रमज़ान में भी अगर आपने गौर किया हो तो पहले 2-3 दिन आपको बहुत भूख लगती है, आपको पानी की कमी महसूस होती है, लेकिन फिर आपको आदत हो जाती है। वो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि बॉडी कीटोसिस में जा रही होती है। कीटोसिस में अगर जब फाइनली बॉडी जाती है आफ्टर 52 आवर्स ऑफ फास्टिंग, जब उसमें बॉडी चली जाती है फाइनली, तो इसका ये मतलब है कि बॉडी ने अब अपने फैट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया और अब फाइनली आपके स्टबर्न फैट्स ख़त्म हो रहे हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर बेली फैट्स भी बहुत कम होते हैं क्योंकि ये बहुत स्टबर्न होते हैं, ये एक्सरसाइज भी नहीं जाते, लेकिन फास्टिंग के अंदर ये बहुत जल्दी चले जाते हैं, इसलिए आपको इसका बेनिफिशियल होता है। वर्कआउट, इंटरमिटेंट फास्टिंग का वर्कआउट का ये है कि ये आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि आपके कितनी
कितनी अच्छी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इवन हाई इंटेंसिटी के वर्कआउट्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर यही बात आ जाती है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जब आपने रोज़ा रखा हो तो उसके अंदर ये ज़्यादा होता है कि आप एक्सरसाइज करके डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं, तो आपको ये मसला नहीं होगा कि आपने डिहाइड्रेटेड हो गए या एनर्जी कम हो गई है। तो आपने कोई भी एक्सरसाइज आप करें, एक्सरसाइज आप जो भी करेंगे वैसे ही आप डाइट लेंगे। अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने हाई प्रोटीन मील खाने हैं ताकि आपके मसल्स कम ना हो। और एक्सरसाइज का जो बेस्ट टाइम है वो है, आप चाहे जो फास्ट है ना, ब्रेक करने से 1 घंटा पहले कर लें, 2 घंटे, किसी भी आप टाइम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम ये है कि जब आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग का ख़त्म होने वाली हो, अब आपने कुछ मील लेना है तो आप उससे 1 घंटा पहले एक्सरसाइज कर लें ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो और फ़ौरन उसको एनर्जी मिल जाए। अगर आप सुबह में अपनी सारी एनर्जी एक्सरसाइज वर्कआउट में ज़ाया कर देंगे तो आपने सारा दिन लेथार्जिक रहना है, आपको टायर्ड फील होगा और आपकी बॉडी को फ़ौरन एनर्जी भी नहीं मिलती। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स पूछ रही हैं कि इसके इस तरह स्किन अफेक्ट होगी। अच्छा, ये डाइट पे है आपकी। इसके जो इन जनरल साइड इफ़ेक्ट वो यही है कि आपको बहुत भूख लगेगी शुरू में, कम से कम पहले 3-4 दिन। आपको हेडेक हो सकता है, आपको ब्लॉटिंग फील हो सकती है, या हो सकता है आपको कंस्टिपेशन हो जाए अगर आप वर्कआउट ना करें साथ सही से, तो आपको कंस्टिपेशन हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, या फीलिंग ऑफ कोल्ड। लेकिन ये ऐसे कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो लॉन्ग टर्म जाए कि अब इसके ना कोई डिजीज़ हो गया आपको, या डायबिटीज़ हो गया आपको, या हाइपरटेंशन हो गया, इसका इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बेनिफिट्स ही इतने ज़्यादा हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स तब भी ज़्यादा होंगे जब आप बहुत एक्सट्रीम पे डाइट को लेके जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को, जब आपकी बॉडी आपको बता रही है कि बस अब मैं और इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकती, तो आपने या कर सकता, आपने बिल्कुल वहीं पे अपनी फास्टिंग को रोक देना है। ठीक है, आपने उसको कंटिन्यू नहीं करना। आपने वीक में 5 डे करनी है, पूरे 7 दिन भी नहीं करनी। अगर आप कर रहे हैं 16:8 रेशो, अगर आप 20 आवर्स लॉन्ग फास्ट करें तो फिर मैं आपको कहूँगी कि वीक में सिर्फ 3 दिन करें या 4 दिन करें, और ये आपका वेट लॉस करने में हेल्प करेगी। अच्छा, इसकी डाइट में लोगों को ये कंसर्न आ रहा है कि कैलोरी कैसे पूरे होंगे, डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर आप अपनी डाइट अच्छी नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ जो रिकमेंडेड डाइट है, वर्कआउट को थोड़ी देर साइड पे रख के करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ आपको डाइट कोर्स करनी चाहिए, आपको हाई प्रोटीन डाइट करनी चाहिए और लो कार्ब डाइट करनी चाहिए। लो कार्ब से ये मतलब नहीं है कि आपने कार्ब्स निकाल ही देने, क्योंकि इस इंटरमीडिएट डाइटिंग के साथ आपको हाई फाइबर नहीं लेना चाहिए। जितने ज़्यादा आप कार्ब्स लेंगे, होल ग्रेन्स लेंगे, आपके फाइबर ज़्यादा होंगे, तो इससे बेहतर है कि आप प्रोटीन लें। इसके साथ प्रोटीन लें। प्रोटीन के अंदर फ़िश, मीट, चिकन, लेंटल्स, जो किडनी बीन्स होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है। एग्स आ जाते हैं, इसके साथ मिल्क आ जाता है, मिल्क भी प्रोटीन में आता है, योगर्ट भी प्रोटीन में आता है। आपने इस तरह के लेनी है चीज़ें जो हाई इन प्रोटीन हो। इसके साथ आपने थोड़े से कार्ब लेने, आधी रोटी ले ली इसके साथ, ठीक है, और या फिर 1-2 ब्रेड के पीसेस ले लिए, और 2 मील इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद आप 2 मील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये अपना डिवाइड कर लेना है कि आपने कैसे मील्स लेने हैं। आप फ्रूट्स भी ले सकते हो, लेकिन फ्रूट्स इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फिर फाइबर्स आ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप 50% प्रोटीन्स लें, 30% आप लें इसके अंदर कार्ब्स, और 20% आप इसके अंदर फ़ैट्स लें, क्योंकि फ़ैट्स लेना बहुत ज़रूरी है। हमने मसल्स को कम नहीं करना, ठीक है, और फैट से हमारे बहुत ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपको वीकनेस हो रही है और आपको डेफिशिएंसीज हो रही हैं, वैसे तो स्किन इसके साथ बहुत फ्रेश हो जाती है, लेकिन अगर आपको फ़ील हो रहा है तो आपने एक सप्लीमेंट ले लेनी है, किसी भी डॉक्टर से जाके सप्लीमेंट लिखवा लेनी है कि हमें मल्टीविटामिन्स दे दें। हम 7 मल्टीविटामिन्स लेंगे तो वो आपके दिन का पूरा हो जाएगा। लेकिन अमूमन ऐसा है 2 मील्स जब आप लें तो आपकी डेफिशिएंसीज नहीं होती। इसके अंदर कैलोरीज के आपने काउंट रखना है,
मील्स आपने ऐसे ही नहीं लेने कि आपने ये सारा दिन फास्ट किया और रात को आप सारे अपने कैलोरीज पूरे करें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2500, तो आपने अपने फास्ट ब्रेक करनी है 2000 कैलोरीज के साथ, 1800 कैलोरीज के साथ, इससे ज़्यादा आपने कैलोरीज नहीं लेने। ये आपके वर्कआउट पे डिपेंड करते हैं, आपने वर्कआउट कितना किया है। 1 घंटे तक आप इसके अंदर वर्कआउट कर सकते हैं, और अगर आपने वर्कआउट ज़्यादा किया है तो फिर आप उस हिसाब से कैलोरीज लेंगे। अगर आपने वर्कआउट कम किया है तो आप कैलोरीज लें। अच्छा, फ़ाइबर क्यों नहीं लेना चाहिए? फ़ाइबर इसलिए नहीं लेने चाहिए क्योंकि फ़ाइबर से हो जाएगी आपको ब्लॉटिंग, और आपको या फिर ब्लॉटिंग हो जाएगी या फिर ज़्यादा लेने से आपको डायरिया हो जाएगा। तो इसलिए आपने फ़ाइबर्स कम लेने। ये इन जनरल आप सारा दिन फास्ट कर रहे हो तो आपको फ़ाइबर्स की ज़रूरत नहीं है ना डाइजेशन करने में, दो तो आप मील्स ले रहे हो, इसलिए फ़ाइबर्स इसमें कम लेने चाहिए। और इसकी टाइमिंग्स आपने बहुत सोच के चूज़ करनी है कि आपको किस टाइम आपको सूट कर रहा है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लें तो मैं आपको जनरली बोलूँगी कि आप दिन में रोज़ा रख लें। सुबह रोज़ा वर्क्स बेस्ट। आपका 5-6 बजे बंद होगा आजकल, तो पता नहीं सारी कितने बजे होती है, लेकिन आपने रोज़ा रख लेना है और शाम में आप मगरिब के टाइम रोज़े को इफ्तार कर लें। एक तो सवाब का सवाब मिलेगा, दूसरा ये कि अब इतनी गर्मी भी नहीं रही है कि आपको पानी की ज़रूरत हो, कि आपकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी और आपको किसी किस्म का फील होगा कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। इसके अंदर एक और जो मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाह रही थी वो ये थी कि स्टॉप ईट स्टॉप मेथड। ये भी बहुत फेमस मेथड है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि एक दिन आपने सारा दिन खाया है, 24 घंटे के लिए आपने 3 मील लिए, और एक पूरा दिन आप खाते नहीं। ये वेस्टर्न में ये बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग बहुत करते हैं, और इससे उनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी होता है। अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप उसमें नहीं, इसको छोड़ने के बाद वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन नहीं होता, सॉरी, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद बिल्कुल वेट गेन नहीं होता अनलेस आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें या कैलोरीज इंक्रीज़ कर दें बहुत ज़्यादा, वरना इसका वेट गेन नहीं होता। और इसका इसके अंदर न्यूट्री फैक्ट्री, अच्छा सप्लीमेंट्स मैं आपको नहीं बता सकती। सप्लीमेंट्स आपका बेस्ट है कि आप डॉक्टर से जाकर लें या किसी, क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हिस्ट्रीज़ होती हैं और डिफरेंट सप्लीमेंट्स उस तरह से उनको मिलती हैं। हो सकता है कि आपको अपनी स्किन हेयर के लिए सप्लीमेंट चाहिए हो सकता है आपकी कोई और अंडरलाइंग कंडीशन हो जिसके अंदर सप्लीमेंट्स चाहिए हो, तो आप बेस्ट चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर से सप्लीमेंट्स लिखवाएँ, ठीक है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये आपने करनी कैसे है। आपने फॉर एग्जांपल रात को 10 बजे डिनर किया था, 16/8 रेशो का मैं आपको बता रही हूँ। रात को 10 बजे आपने डिनर किया था और सारी रात और सुबह तक आपने फिर अगले दिन 5 बजे आपने ब्रेक करना है अपना फास्ट। अब आपने अपना फास्ट किन चीज़ों के साथ ब्रेक करना है? सबसे पहले आपने खजूर लेनी है, डेट्स लेनी है, क्योंकि डेट्स से आप सारा दिन आपके इंसुलिन लेवल कम हो जाते हैं, तो ये एक फ़ौरन आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, डेट्स भी होते हैं। इसके साथ आपने क्या करना है कि एक चिकन पीस ले लेना है, लेग पीस ले लें, ब्रेस्ट पीस ले लें, या फ़िश का आपने एक पीस ले लेना है। कितने 2 या 3 आउंसेस डिपेंड ऑन योर कैलोरीज आपने इसके साथ ये लेने। इसके साथ आपने फ़ैट्स लेने। फ़ैट्स के अंदर आप अपना ले सकते हैं, हमस ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ैट है, पीनट बटर ले सकते हैं, इवन घी भी ले सकते हैं। लेकिन आपने उसका देखना है कि आपके कितने कैलोरीज उसमें जा रहे हैं, आपके कितने कैलोरीज उसमें जा रहे हैं और कितने कैलोरीज उसमें नहीं जा रहे। अगर आपके वो कैलोरी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो फिर आपके फास्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने पहले अपने कैलोरीज रिक्वायरमेंट काउंट कर लेने हैं। आपको अगर वेट लॉस में अगर आपको अपने कैलोरीज काउंट करने आते हैं, जो जर्नल में आपको बता देती हूँ कि कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं, कि आपका जो वेट है आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है
2.3 के साथ, और उससे आपको कैलोरीज आ जाते हैं। इसके बाद वो आप अपने एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आप डाइट के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको कैलोरीज मेजर करने आते होंगे जो हैरिस बेनेडिक्ट फार्मूला है उसके साथ। अच्छा, उसके साथ आपने अपने कैलोरीज कैलकुलेट कर लेने हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपके 2500 कैलोरीज हैं तो आपने 2000 कैलोरीज लेने हैं। अगर आपके कैलोरीज हैं 3000 तो फिर आप 2500 कैलोरीज लें, मतलब 500 से 800 तक आपने अपने कैलोरीज को कम कर लेना है। एक और जो इसके फास्टिंग करने का तरीका ये है वो क्या है, 5:2। एक दिन आपने अपने पूरे कैलोरीज लिए हैं, अपने 3 मील्स आपने लिए हैं। अगले दिन आपने क्या करना है, सिर्फ 500 से 600 कैलोरीज लेने हैं। अब 500 से 600 कैलोरीज कितने होते हैं, इवन एक बिरयानी की प्लेट में भी आपको मिल जाते हैं 350 to 400 कैलोरीज, ठीक है। इतने आपने कैलोरीज लेने और फिर आपने अगले दिन सारे अपने कैलोरीज लेने। फिर नेक्स्ट डे आपने 500 to 600 कैलोरीज लेने। 500 कैलोरीज फॉर वुमेन, अगर आप मेल हैं तो फिर आपने 600 कैलोरीज लेने, और इस तरह आपका ये पूरा वीक फास्टिंग चलती रहेगी। अब इसमें डेफिशिएंसीज होने का खतरा है क्योंकि आप बहुत थोड़े कैलोरीज लेते हो, तो अगर आप मल्टीविटामिन किसी भी अच्छे डॉक्टर से लिखवा लें तो आपके ये हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको वर्कआउट के लिहाज से आपकी डाइट बताती हूँ। अगर आप वर्कआउट करें सिर्फ 10 मिनट का, 15 मिनट का, अगर सिर्फ आप वॉक करें तो आप अपनी नॉर्मल इसके साथ डाइट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप करें इसके अंदर एक्सरसाइज जैसे कि हाई इंटेंसिटी है, एक सेकेंड, अगर आप एक्सरसाइज करें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो फिर आपको कार्ब्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे प्रोटीन के साथ। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करें हाई इंटेंसिटी HIIT करें या कार्डियो करें डिफरेंट किस्म की, तो फिर आपको प्रोटीन ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आप अपने मसल्स को इंक्रीज़ करें। लेकिन कार्डियो के अंदर या फिर हाई इंटेंसिटी जो वर्कआउट है उसके अंदर आप अपने मसल्स को कम कर रहे होते हैं। उसके अंदर कम नहीं कर रहे होते, ये इंटेंशनली नहीं होता, लेकिन मसल्स कम हो रहे होते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, अगर आप सिंपल वॉक करें तो फिर आपकी प्रोटीन है, आपके कार्ब्स हैं और आपकी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का करें कि HIIT करें या हाई इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी वर्कआउट करें या कार्डियो करें या बर्पी स्क्वाट, इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज करें आप, तो फिर आपने अपने प्रोटीन्स को इंक्रीज़ करना है। और अच्छा, ये फार्मूला मुझसे पूछ रहे हैं, ये मैं कहीं पे पेज पे लिख दूँगी बाद में, ठीक है। मुझे अभी याद भी नहीं है ज़ुबानी। 2 पॉइंट, अगर कैलोरीज कम, कैलोरीज के लिए आप अपनी अच्छा, कैलोरीज के लिए आप कोई अच्छी सी ऐप डाउनलोड कर लें, जैसे फिटनेस पाल है या कोई भी अच्छी सी ऐप डाउनलोड कर लें और उसके अंदर आप अपने मील स्पेसिफिकली इंटर कर सकते हैं। जैसे आपने जूस भी अगर पिया है ना, तो आपने उसके अंदर ऐप के अंदर इंटर कर देना है और वो आपको कैलोरीज बता देता है कि आपने इतने कैलोरीज ले लिए, इतने कैलोरीज आपकी ढूंढो। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप अपने पूरे वीक का डाइट प्लान बना के रख लें। गूगल पे सारी चीज़ों के कैलोरीज आ जाते हैं, आपने सिर्फ लिखनी है इतनी क्वांटिटी है, एक चपाती है ले रहे हैं, उसके अंदर कितने कैलोरीज हैं आपने पेज के ऊपर लिख लेने और उसको फॉलो करना शुरू कर देना। लेकिन आपने इसके अंदर ध्यान रखना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मतलब नहीं है कि आप सारा दिन फास्ट करें 16 आवर्स, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बर्गर है वो 400 to 500 कैलोरीज है, तो आपने वो बर्गर खा लिया कि भाई मेरे कैलोरीज भी कम हो रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, बर्गर भी खा रहे हैं। लेकिन बर्गर का ये है कि आपके अंदर वाइट बन ले रहे हैं, ठीक है। आप उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फ़ौरन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं और इंसुलिन लेवल्स को फिर से इंक्रीज़ कर देती हैं, और फिर आपकी डाइट का फ़ायदा नहीं रहता, आपके फास्ट का फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि इंसुलिन लेवल इंक्रीज़ हो गए। इंसुलिन जितनी इंक्रीज़ होगी उतना आपका वेट लॉस कम होगा। इसका इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद वेट गेन नहीं होता। अगर आपने ज़्यादा नहीं खाया तो आपका वेट गेन कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपके फैट्स तो चले गए, तो वेट गेन कैसे होगा।
आपके अगर इंटरमीडिएट जैसे ही आपने फास्टिंग छोड़ी है और इसके बाद आपने खाना शुरू कर दी है जंक फूड और हैवी मील्स, और ये एकदम से अगर आपने खाना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा, क्योंकि बॉडी एक स्टारवेशन मोड पे थी, एक प्रोटेक्शन मोड पे थी, और जब वो नॉर्मल पे आई है और आपने इतना सब कुछ खाया तो वेट गेन तो आपका होगा। अगर रेगुलर रूटीन पे ऐसे शिफ्ट करना है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप 3 मील ले रहे थे तो अगले दिन आपने 2 मील ले रहे थे तो अगले दिन आपने ब्रेकफास्ट बिल्कुल हल्का सा करना है। 1 ब्रेड ले ली, 2 ब्रेड ले लिए, या फिर फ्रूट जूस ले लिया। हल्की से आपने आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी रूटीन पे जाना है। जो भी आप रात के टाइम तो आप खा रहे हैं, 2 मील तो आप ले रहे हैं, लेकिन एकदम से वापस फिक्स मील पे शिफ्ट नहीं हो जाना। आपने ब्रेकफास्ट किया है, 2 ब्रेड के पीस लिए हैं, दिन को आप 1-2 फ्रूट्स खाते हैं, और रात में आपने फिर थोड़ा सा हल्का सा प्रोटीन ले लेनी है, कार्ब्स ले लेनी है, जो चपाती। इफ़ वी प्लान कितने रखेंगे नॉर्मली, जितने आप कह रही हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कॉमन डाइट प्लान आपके कितना होगा, तो ये आपको कैलोरीज अपने कैलकुलेट करने पड़ते हैं। आप बेशक कोई ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर सर्च कर लें, जिससे आपको ये होगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग से बेली फैट्स बहुत कम होते हैं, टमी आपका बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो फैट्स हैं वो कम हो रहे होते हैं। कीटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और कीटोसिस से आपके बेली फैट्स बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं। इवन आप जो कैलोरी रिस्ट्रिक्ट डाइट कर रहे होते हैं नॉर्मली, उसमें भी वो कम नहीं होता है, लेकिन इसमें वो कम हो जाते हैं। प्लीज़ स्पीक लाउडर। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि 1000 कैलोरी से कम नहीं लेना चाहिए, हम फास्ट कर रहे हैं, बॉडी को हमने स्टार्वेशन मोड पे लेके जाना है, हम वेट लॉस कर रहे हैं, हम फॉर द टाइम पीरियड 1000 कैलोरी से कम कर सकते हैं। हम कैलोरी रिस्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर रहे कि हम पूरा महीना ही जा रहे हैं उसके ऊपर 1000 से कम कैलोरीज के ऊपर, हम डाइट फास्ट कर रहे हैं। और फास्ट का ये मतलब है कि आपने अपनी रिकमेंडेड कैलोरी, इसलिए मैं कहती हूँ ना 16:8 रेशो वाली बेस्ट है, कि 16 घंटे आपने फास्ट किया और 8 घंटे में आप अपने इतने कैलोरीज खा रहे हो कि आपके रिक्वायरमेंट से 500 से 1000 कम है। लेकिन अगर 1000 से भी कम आ रहे हैं तो हम ये फास्टिंग की ये डिमांड है। वाकई इतने 1000 से कम कैलोरीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये फास्टिंग की डिमांड है। हाउ लॉन्ग, ये फास्टिंग का पीरियड आपको फर्स्ट मंथ में ही, वैसे तो पहली बात है मोस्टली लोगों को रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी करते हैं तो 3 मंथ्स करें। 3 मंथ्स के ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाएगा और आप वेट स्ट्रक तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा आप कॉन्स्टिपेटेड फील करेंगे, ब्लॉटिंग फील करेंगे, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ भी होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी डाइट, आप बेशक डाइट भी कोई कर रहे हैं, तो आपको 3 मंथ से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जर्नल फार्मूला टू कैलकुलेट द कैलोरीज, जर्नल फार्मूला जो हम डाइटिशियन यूज़ करते हैं वो मेल्स के लिए डिफरेंट होता है और फीमेल के लिए डिफरेंट होता है। अगर ये मैं फीमेल्स के लिए बता रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर लें, 665 प्लस, ठीक है, ऐड करेंगे इसके अंदर ब्रैकेट में 9.5 मल्टीप्लाई बाय जो आपका वेट है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस आपने 1.85 मल्टीप्लाई बाय आपकी हाइट सेंटीमीटर में, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें -4.67 मल्टीप्लाई बाय एज। अगर आपने ये नहीं भी लिखा ना, तो आप गूगल पे सिंपली लिखें हैरिस बेनेडिक्ट फार्मूला, 1 मिनट, आप लिखें हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन फॉर कैलोरीज कैलकुलेशन, तो ये आपको सामने आ जाएगी। और अगर आप जर्नल सा अपना ये स्पेसिफिक होता है जो एक्सपर्ट्स इससे काउंट करते हैं, इसके बाद वो एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप जर्नल अपने कैलोरीज काउंट करने चाह रहे हैं तो आप कोई भी कैलोरी कैलकुलेटर, इवन ऐप्स डिफरेंट गूगल स्टोर, ऐप स्टोर पे होती हैं कि आप अपने कैलोरीज काउंट करना चाह रहे हैं, आप उससे अपने कैलोरीज काउंट कर लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इज़ बेनिफिट, हाइपोथायराइडिज्म और IF का ज़्यादा लिंक नहीं है। अगर आप फास्टिंग करेंगे तो फीमेल मेल में जो है इसका कोई खास फ़र्क नहीं आता, लेकिन अगर फीमेल है
तो हाइपोथायराइडिज्म में इवन देखा गया है कि आपके जो लेवल्स हैं हार्मोन्स के वो कम हुए, लेकिन जैसे ही फास्ट ब्रेक किया वो वापस उस पर आ गए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का इतना फ़र्क नहीं पड़ा इन जनरल, आप करें या ना करें आपके हार्मोन्स पे हाइपोथायराइडिज्म को, ये हाइपोथायराइडिज्म को क्योर नहीं करता। जैसे ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, डायबिटीज़ के इवन लोगों ने इसके साथ रिवर्स कर लिया है, जो है इसको क्योर कर लिया है, लेकिन सॉरी इंटरमिटेंट हाइपोथायराइडिज्म के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी ये डायबिटीज़ के लिए है। हाँ जी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 24 आवर्स वाला बेस्ट वेट लॉस करने के लिए वो ये सारा वेस्टर्न ने किया हुआ है, उनकी ये सारी डिस्कवरीज हैं या उनकी ये सारी चीज़ें हैं और उन्होंने ये लाई नहीं है और वो ये काम कर लेते हैं। लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ कि आप सिंपल रोज़ा रख लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली बात है, सिर्फ आप पानी नहीं पी रहे और ये नहीं कर रहे, लेकिन 24 आवर्स के लिए, जस्ट इमेजिन पूरे 24 आवर्स के लिए आप भूखे रह सकते हैं। ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसे डेफिशिएंसीज भी होंगी। और आप इससे बेहतर ये है कि आप 16 आवर्स से 8 आवर्स वाला कर लें, या आप 20 आवर्स भूखे रह लें और फिर आप 4 घंटों में खा लें। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने के बाद इसके अंदर ये आता है कि आपने फ्रूट्स भी ज़्यादा नहीं लेने, जो मीठी चीज़ें आपने शुगर तो कट डाउन कर ही देनी है, क्योंकि फ्रूट जूस भी मीठे होते हैं और आपके इंसुलिन को इंक्रीज़ करते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप अपने फ्रूट्स भी कम कर दें। जैसे आजकल बहुत मीठे फ्रूट आए हुए हैं, जैसे जापानी फ्रूट आया हुआ है, अंगूर तो इतने मीठे नहीं होते, सेब, केला, ये सारे फ्रूट्स भी आप कम कर दें। लेकिन जो फ्रूट्स ऐसे हैं, अनार हो गया, ग्रेप्स हो गए, जो इतने ज़्यादा मीठे नहीं हैं, वो आप कर सकते हैं। डजेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सबके लिए नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों को ये सूट कर जाती है। पहले 2-3 दिन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं हो रही होती, लेकिन एक दफ़ा आपकी बॉडी में प्रोटेक्टिव मूड जो होता है, स्टारवेशन उसको कहते हैं, मोड वो हो जाए स्टार्ट, तो फिर आप अपनी बहुत आराम से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं और आपको इसकी आदत हो जाती है। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको कैंसर से बचाता है, आपका वेट लॉस करता है, आपके जितने टॉक्सिक्स हैं वो ख़त्म कर देता है, आपकी ब्रेन हेल्थ को इंक्रीज़ करता है क्योंकि कीटोन्स ख़त्म हो रहे होते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इवन अगर आप हेल्दी, आप वेट लूज़ नहीं भी करना चाह रहे तो आप अपने कैलोरीज उतने खाएं, आप एक दिन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें तो आपको इसके बेनिफिशियल होंगे। इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि इंसुलिन लेवल को कम कर देता है। वेट स्टक, ये मुझे याद है, मैंने ये पॉइंट बताना था, जिन लोगों का वेट स्टक है, जो लोग बहुत टाइम से डाइट कर रहे हैं और उनका वेट स्टक हो गया है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं क्योंकि ये बॉडी में एक, मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज़ कर देती है और फैट्स को ये लूज़ करने पे मजबूर, मतलब ये बॉडी को पुश करती है टू यूज़ इट्स ओन फैट्स, टू यूज़ इट्स ओन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी। अगर आपका वेट स्टक है तो आप एक वीक के लिए, तकरीबन एक वीक के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देख लें और आपका वेट वाकई में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बेशक आप डाइट पे वापस चले जाएँ। और वेट स्ट्रक का तो सैलड पोर्शन इंक्रीज, सैलड पोर्शन का वेट स्ट्रक से कोई ताल्लुक मुझे नज़र नहीं आता। इंटर्नशिपों से मैसेज है, चौथे के बाद आपको कर लेनी चाहिए एक दफ़ा। डायबिटीज़ के लिए कैसे बेनिफिशियल है? डायबिटीज़ के लिए ऐसे बेनिफिशियल है कि ये इंसुलिन लेवल्स को लो कर देती है। अगर आप ग्लूकोज नहीं खाएंगे तो आपके इंसुलिन लेवल लो हो रहे हैं, तो मतलब इंसुलिन रेजिस्टिविटी खत्म हो। इंसुलिन कब रिलीज़ होती है? जब आप कुछ मीठा खाते हैं, क्योंकि मीठा और कार्ब्स ये दोनों चीज़ें बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ग्लूकोज जब ब्लड में इंटर होता है ना, तो उसको ब्लड से पिक करने के लिए, उसको ब्लड से निकालने के लिए पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, जो उसके साथ बाउंड होते हैं और वो सेल के अंदर चले जाते हैं। अब वो सेल के अंदर जाके बेशक एनर्जी के लिए यूज़ होंगे या वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएंगे। मोस्टली वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाते हैं। और जब आप होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे,
तो फिर आपके इंसुलिन लेवल्स कम होना शुरू, लेकिन इसमें रिस्क है। आपके इंसुलिन लेवल इतने लो हुए कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, मतलब आपके ग्लूकोज लेवल लो हो गया। अगर आप डायबिटीज़ में, तो फिर वो भी बहुत खतरे की बात है, उससे आपके हो सकता है कि आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए, जिसे फालिज कहते हैं, वो हो जाए। इसमें इस बात का खतरा होता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या अपने पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हैं, तो जो उसकी मेडिसन है उसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक मेडिसन, वो ले रहा होता है डायबिटीज़ को कम करने के लिए। उसकी डोज कम करें या उसको बंद कराएं या उसको मैनेज करें इसके साथ, और इसके साथ जो आप डाइट ले रहे हैं उसको मैनेज करें। लेकिन डायबिटीज़ का पेशेंट पे डिपेंड है कि वो कितना भूखा रह सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो आम रोज़ा भी नहीं रख सकते। पहले इसके अंदर था कि लोग जूस पी लेते थे तो वो लेवल हो जाता था, लेकिन अब आपने कैलोरीज, इसके अंदर आप कोई ऐसा ड्रिंक नहीं ले सकते जिसके अंदर कैलोरीज हो। पानी, टी, कॉफ़ी, जो यखनी है वो इसके, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ फैट्स डाल के कॉफ़ी में पी लेते हैं, लेकिन उसमें भी कैलोरीज होते हैं, तो मैं वो भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आप अपनी बॉडी को पूरे डिस्ट्रिक्ट मोड पे जाने दें, उसको प्रोग्राम पे, स्टार्वेशन प्रोग्राम पे एक दफ़ा जाने दें। टाइम स्पैन, मैंने अभी आपको टाइम स्पैन बताया कि कम से कम आपने करनी है 15 डेज से लेके 1 मंथ तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेके गए तो आपने 3 मंथ तक करनी है। इसके इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर कोई ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है कि जो आपको बताएं कि लॉन्ग टर्म इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ये करनी भी नहीं चाहिए। 2 मंथ्स आप कर लें, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं 1 महीने के बाद। जिन जो टारगेट वेट होता है मोस्टली लोग वो अचीव कर लेते हैं 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत तेज़ी के साथ वेट लॉस हो रहा होता है अगर आप डाइट अपनी साथ कम करें, अपने कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करें, और अगर आप इसके साथ वर्कआउट करें तो वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है। वर्कआउट, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट और आप कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपका वेट ऐसे कम होगा। लेकिन आपने फिर ख्याल रखना है कि जो आपका टाइम पीरियड जिसमें आपको खाने को अलाउ करें, आपने उसके अंदर जंक फूड नहीं खाना, जाके आपने बर्गर नहीं खा लेने, आपने उसके अंदर प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, नट्स खाने हैं, आपने फ़िश खानी है, चिकन खाने हैं, लेंटल्स खाने, आपने थोड़े से वेजिटेबल्स ले लेने हैं, थोड़े से कार्ब्स ले लेने, कार्ब्स के लिए रोटी ले लें आप, बेशक ओट्स ले लें आप, जिस तरह के भी आपको कार्ब्स पसंद है आप वो ले लें। और ब्रेकफास्ट छोड़ने से ट्रस्ट में कुछ नहीं होता, आपका कोई वेट गेन नहीं होगा। ब्रेकफास्ट डिफरेंट मील्स की तरह एक मील है, इसका कोई स्पेशल रोल नहीं है, एक्सेप्ट ये कि आप सारी रात के भूखे होते हैं तो सुबह अगर आप खाएंगे तो आपको सारा दिन एनर्जेटिक फील होगा। इस तरह साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपके हेडेक होता है, ब्लॉटिंग होती है, या आपको एसिडिटी हो जाएगी, थोड़ी सी तेज़ाबियत हो जाएगी, और अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे। और इसके अंदर हेडेक ही होता है, भूख, साइड इफ़ेक्ट ये होता है भूख लगती है। इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप अगर आपको ग्लूकोज के आपके लेवल लो हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग्लूकोज लो होती है और वो बेहोश हो जाते हैं, तो आप फिर डाइट ये फास्ट ना करें। लेकिन आपका बहुत ग्लूकोज लेवल लो हो रहा है तो इसके अंदर और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। व्हाट टू ईट इन इफ्तार एंड सैर। अच्छा, इफ्तार में मैंने आपको बताया है कि आपने प्रोटीन्स लेने, आपने फ्रूट जूस की तरफ भी नहीं जाना, एकदम से फ्रूट भी नहीं खाने, आपने हमेशा डेट के साथ अपना खोलना है रोज़ा। डेट के बाद आपने किसी भी मील की आप स्टिक्स बना के रख लें, आप चिकन, फिश, आप चना चाट रख लें, क्योंकि चनों के अंदर बहुत प्रोटीन होती है। और सहरी के अंदर आपने फ़ैट्स लेने, आप ये डिवाइड कर लें, सहरी के अंदर आप फ़ैट्स ले लें, प्रोटीन आप इफ्तारी के अंदर ले लें। जो फ़ैट्स से मुराद ये है कि आप फ़ैट्स में आपके घी आ जाते हैं, आपका नट्स आ जाते हैं, आपके हमस आ जाता है, पीनट बटर आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स फ़ैट्स होते हैं। आपने किसी भी तरीके के फ़ैट्स ले लेने और उसके साथ थोड़े से कार्ब्स ले लेने, इस तरह आपने डिवाइड करना है। और शाम में भी आपने, लेकिन अपने कैलोरीज आपने माइंड में रखने हैं। इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हो रहा होता है, टॉक्सिक्स ख़त्म हो रहे होते हैं और न्यू सेल जनरेट हो रहे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन का मतलब ये है कि आपके बॉडी न्यू सेल्स बना रही है, तो जो पुराने सेल्स होते हैं, जो बेकार सेल्स होते हैं, डैमेज सेल होते हैं, वो ख़त्म हो रहे होते हैं, न्यू सेल्स बन रहे होते हैं। तो इससे मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ होता है और इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होती है, और इससे बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। ठीक
ठीक है, मतलब इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन ऐसे ही नहीं कहते कि अगर आपने इस्लाम ने 1 महीने के लिए रोज़े रखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है। जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट ना करे वो कैलोरी डेफिसिट डाइट की तरफ जाएं। मेरे अब टाइम भी ख़त्म होने वाला है, आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे मुझसे पूछ सकते हैं कि कैलोरी डेफिसिट पे मैंने वहाँ काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। डाइट बाय अलीज़े उसका नाम है, DIETBY.ALIZEH, डाइट बाय अलीज़े। तो उसके अंदर आप जाके इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा देख सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मैं बता चुकी हूँ, इसके कोई जनरली साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ग्रोथ हार्मोन से ऐसे फैट मेटाबॉलिज्म होती है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ कर देते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है कीटोसिस और ग्लूकोनेओजेसिस, जो फैट के स्टोरेज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी में। बॉडी जो एनर्जी यूज़ कर रही है वो उसकी कन्वर्जन को ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ कर देता है। एनी साइड इफ़ेक्ट ऑन PCOS के लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये डिक्रीज़ कर देती है। इन जनरल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका PCOS पे। मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करती है, कोई इन जनरल PCOS पे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत अच्छी है क्योंकि PCOS में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो ये हार्मोन्स को इस तरह से बैलेंस करती है कि इंसुलिन को कम करती है। बाकी हार्मोन आपके ये बैलेंस नहीं करेगी लेकिन इंसुलिन को लाजमी कम कर देगी। PCOS वाले भी IF कर सकते हैं जी, बिल्कुल PCOS वाले कर सकते हैं। हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए आपको क्या हार्मोन्स, किस टाइप के हार्मोन्स आपको बैलेंस करने चाहिए, मेरी 2-3 वीडियोस इंस्टाग्राम पे हैं PCOS और हार्मोन्स बैलेंस पे, अगर आप वो देखना चाहें तो। वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी है, मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन सेशन इसी पे किया है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका बहुत जल्दी वेट कम होगा। और PCOS का आप पेशेंट्स को डेफिनेटली आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। PCOS में हमारा मेन गोल क्या होता है, ओबेसिटी को कम करना, हार्मोन्स को बैलेंस करना। एक आप इससे ऑब्टेन कर लेंगे कि आप वेट लॉस कर लेंगे पेशेंट का, लेकिन जो हार्मोन बैलेंस है उसके लिए सीड साइकिलिंग या कोई भी ट्रीटमेंट जो आप करना चाहें, लेकिन जो पहली चीज़ है हार्मोन इम्बैलेंस है वो आप इससे कर लेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मैं काफ़ी दफ़ा साइड इफ़ेक्ट्स का बता चुकी हूँ, सिवाय हेड के कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। यस अल्टरनेट डे पे मैंने बताया कि 24 आवर्स वाली लोग करते हैं, लेकिन उसका यही है कि आप 24 घंटे भूखे रह सकते हैं तो आप ये कर लें, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का उसके अंदर ज़्यादा खतरा होता है, तो ये आप देख लें। लेकिन डेफिनेटली वेट लॉस तो डेफिनेटली होता है क्योंकि बॉडी स्टार्वेशन मोड के अंदर जब जाती है तो एक उसके हार्मोन्स का कहते हैं क्लिक एक हो जाता है जिसकी वजह से रियल वेट लॉस होता है, मसल लॉस भी नहीं होता, वेट लॉस होता है। विच टी, अच्छा टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कैमोमाइल टी, कोई भी टी जिसके अंदर कैलोरीज ना हो। आपने कोई भी टी लिया उसके बॉक्स के ऊपर देखना है कि उसके अंदर कैलोरीज कितने। जनरली कैलोरीज टी के अंदर तब आते हैं जब हम उसके अंदर मिल्क ऐड करते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है तो आपने उसके अंदर कैलोरीज नहीं लेने। इफ्तारी असारी का मैं डाइट प्लान बता चुकी हूँ कि आप डिवाइड कर लें। आपने 50% प्रोटीन लेने हैं, 30% फैट्स लेने हैं, 30% कार्ब्स लेने हैं, 20% फैट्स लेने हैं। तो प्रोटीन के अंदर आपके चिकन, मीट, एग, फिश, लेंटिल्स, लोबिया, चने, ये सब कुछ आ जाता है। ये आप लें। ये आपने सबसे, आप इमेजिन आपकी प्लेट के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक आपने पूरा पोर्शन दे देना है अपनी प्रोटीन को जिसके अंदर चिकन, मीट कुछ भी आ जाता है। एक आपने पोर्शन अपने दे देना है कार्ब्स को, यानी आधी रोटी हो गई है, और एक पोर्शन आपने फैट को दे देना है। फैट में आपके आ सकता है
हमस आ सकता है, पीनट बटर आ सकता है, कोई भी आपने नट्स आ सकते हैं। और आपने साथ एक पोर्शन सैलड को देना है। आपने वेजिटेबल्स तो खानी है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप फ्रूट्स थोड़े से कम खाएं। और खुश्क जो होते हैं जैसे प्लम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, खुश्क अंजीर हो गया जैसे, ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इंस्टा मैंने बता दिया है, डाइट बाय अलीज़े, DIETBY, आगे डॉट है और ALIZEH इंस्टा है। ग्लूकोफेज का शायद आप पूछ रहे हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट को या PCOS को टैबलेट्स रिकमेंड की जाती हैं। हाँ, ये आप टैबलेट्स का आप हमेशा अपने डॉक्टर से पूछें। कभी भी आप सप्लीमेंट्स या डाइट के अंदर अपने डाइटिशियन से या पूछें, या फिर अपने डॉक्टर से पूछें मेडिसिन का कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। लेकिन ऐसे रेंडमली आप डोसेज ना लें या ख़ुद से दवाइयाँ लेना ना शुरू कर दिया करें। पता नहीं ये क्यों शौक होता है पाकिस्तानियों को। अल्टरनेट डे की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये डेली करें। अगर आप डेली कर सकते हैं, वीक के अंदर 5 दिन करें, वीक के अंदर 4 दिन करें, पूरा वीक भी ना आप करें, ठीक है। आपने ये करना है। और जो फुल उसके अंदर ये मसला होता है कि आपने 24 आवर्स के लिए भूखा रहना होता है, और वो लोग छोड़ देते हैं जल्दी। इसलिए अगर आपने कंसिस्टेंट रहना है तो आप करें अपनी ये अल्टरनेट डेज वाला ना करें। अपना जो नॉर्मल होता है फास्टिंग, आप बेशक रोज़ा रख लें सुबह उठ के, ठीक है, वो तो सबसे बेस्ट है, आपको स्वाब भी मिल रहा है और आपने साथ रोज़ा भी रखा हुआ है। सीड साइकिलिंग एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उसको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप वहाँ जाके देख लें तो पूरी वीडियो है इंस्टाग्राम पे। इस वक्त इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात हो रही है। अच्छा, मैं अब आपको एक दफ़ा समराइज़ कर देती हूँ लास्ट 5 मिनट्स में कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है। अगर आप 16 घंटे और 8 घंटे वाला कर रहे हैं तो आपने पूरे 16 घंटे के अंदर सिवाय आप पानी के, चाय, बगैर दूध के ग्रीन टी या किसी भी किस्म की टी, या फिर आप यखनी ले सकते हैं। और जो आपने जिस टाइम पीरियड में आप खा सकते हैं उसके अंदर आपने प्रोटीन ज़्यादा खाने, फैट्स और कार्ब्स थोड़े से कम खाने उनकी निस्बत, ठीक है। और वर्कआउट का ये है कि आप कोई भी वर्कआउट जो आपका स्टेमिना है, जो आप कर सकते हैं, आप वो वर्कआउट करें। बेशक हाई इंटेंसिटी करें, कार्डियो कोई भी करें, लेकिन आपने उसको कोशिश करनी है कि जब आप फास्ट ब्रेक करें उससे 1 घंटा पहले करें, ताकि आपको एनर्जी मिल जाए। अगर आप सुबह के टाइम कर देंगे तो आपको सारा दिन बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आप टायर्ड फील करेंगे, आपकी एनर्जी नहीं होगी। तो अगर रोज़ा खोलने से पहले, फास्ट खोलने से पहले, थोड़ी देर पहले आप वर्कआउट करेंगे, बेशक आप 10 मिनट का ही वर्कआउट कर लें, लेकिन वर्कआउट करना फास्टिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो आपने खाने के बाद कैलोरीज फास्ट के बाद जो आपने कैलोरीज लेने, वो आपने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में ले लेने हैं, ठीक है। आपने कम कैलोरीज लेने हैं, आप पूरे कैलोरीज ले भी नहीं सकते। देखें, आप पूरे दिन में 5 से 6 मील्स खा रहे होते हैं, और जब आपके पास 16 घंटे आप भूखे रहेंगे, इसके बाद आप कितने मील्स खा लेंगे? थोड़े से 2 मील खा लेंगे, 3 मील खा लेंगे, और आपने फिर उसके अंदर वो चीज़ें नहीं खानी जो बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक वीक इंटरमिटेंस वेट लॉस डिफरेंट बॉडीज़ पे डिफरेंट डिपेंड करता है कि कुछ लोगों ने पूरे वीक करने के बाद 2-3 पाउंड लूज़ किया है, कुछ लोगों ने 5-6 पाउंड लूज़ कर लिया है। तो ये आपकी डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं इसके अंदर, जो आप जब अफ्तारी या सैरी करते हैं, और कि आप वर्कआउट कर रहे हैं इसके साथ या वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। एब्डोमिनल पार्ट में वेट लॉस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, क्योंकि इसके अंदर आपके हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ हो रहे होते हैं जो जाके फैट्स को ब्रेक करते हैं। इसके साथ अगर आपके एब्डोमिनल पोर्शन में है फैट्स हैं, आप फास्ट करें। फास्ट के साथ आप ऐसी एक्सरसाइज करें जैसे
एब्स वर्कआउट जो कोर को इन्वॉल्व करती हैं, बर्पीज जैसे होगी। आप ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपके कोर को इन्वॉल्व करें, ठीक है, और वो आपने इसके साथ करनी है। इसके साथ आपने एक्सरसाइज प्रोटीन पोर्शन बॉक्स यूज़ करना चाहिए। पोर्शन बॉक्स बेशक आप यूज़ कर लें, पोर्शन कंट्रोल डाइट बहुत अच्छी होती है। चलें गाइस, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सारा सेशन सही से एक्सप्लेन हो गया। अगर आपका किसी और का कोई क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता आप किसी का कोई क्वेश्चन है, तो होपफुली अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टा पे आ सकते हैं। इंस्टा मैंने बता दिया है, डाइट बाय अलीज़े, मेरे पोस्टर पे भी लिखा हुआ था, आप वहाँ कर सकते हैं। एंड इट वाज रियली ग्रेट सेशन विद यू गाइस। एंड अगेन थैंक यू नवाइस जिन्होंने मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।